बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर कल से जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर देगी और मजमूई तौर पर 130 अरकान कौमी असम्बली में जाएंगे, स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपने इस्तीफ़े मजमूई तौर पर जमा करवा देंगे और हम नए इंतखाबात का मुतालिबा कर रहे हैं। इस बयान के बाद बहुत से सियासी पंडितों ने यह राय रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई सियासी चाल चल रही है। अगर इनका इरादा होता नए इंतखाबात करवाने का, अगर इनका इरादा होता असम्बलियों को तहलील करने का, तो आज आके एक हफ्ते का वक्त न लिया जाता, बल्कि आज आके वो समरी पेश की जाती जिसके ऊपर दस्तखत हो चुके थे कि असम्बलियाँ तहलील करके हम अब आके बैठ चुके हैं। अब जो बॉल है ये वफाकी हुकूमत की कोर्ट में है कि वफाकी हुकूमत इस पे क्या इकदाम उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फिर यह भी बाज़गश सुनाई दी कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी भी चल रही है। उसके लिए नंबर्स गेम किस हद तक पूरे होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। फिर आज पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक बयान मंजर आम पे आया। उस बयान में उन्होंने खिफ़त का भी इजहार किया, उस बयान के अंदर उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। चेयरमैन PTI के कल के बयान के ऊपर उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक शख्सियत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने और सियासत को तब्दील कर देने के इल्ज़ाम पर उन्होंने ये बात की है कि अगर आज के बाद कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसका जवाब देगी और मैं उसका जवाब दूंगा। फिर उन्होंने दो शख्सियात को भी मुतनब्बे किया कि तुम लोग आज के बाद उनके खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये जो बयान है ये प्याली में तूफान है या सियासी भूचाल पैदा करेगा, इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब ने जैसे मिन्नोइन इन वफाकी वज़रा का जो हिदायतनामा था या जो मशवरा था उस पर अमल किया, लेकिन अमल जब कर लिया तो वफाकी वज़रा की राय अब तब्दील हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ इसी पे इंतखाबात करवा जाएंगे। राना साहब, ये जो यू टर्न सबसे बड़ा वफाकी हुकूमत मार रही है, इस पे क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। एक यू टर्न नहीं, इससे पहले भी कई यू टर्न हैं जो इसी हुकूमत ने लिए हैं। ये हुकूमत के तीन आपने जुम्मेदार तरीन अफराद के आपने शॉर्ट सुना दिए। मरियम साहिबा सरबराह हैं, सदर नायब सदर हैं, लेकिन समझे वो सदर हैं, सब कुछ उनका चलता है। एहसन इकबाल साहब डेड ऑनेस्ट आदमी है, वो कहते हैं जनाब मैं जो बात कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ। एहसन इकबाल साहब के बाद आप आगे आ जाए राना सनाउल्लाह साहब, वो वज़ीरे दाखिला हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर अहम तरीन उनके पास पोजीशन है। अब ये तीनों कहते थे कि जनाब आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ ख़त्म करें, हम अगली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया तो तारड़ पहले आए, मरियम औरंगजेब आई और लीग आए। उन्होंने कहा नहीं हम तो असम्बलियाँ बचा रहे हैं। गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई वज़ीर आज़म के साथ। आज जो मीटिंग हुई है 5 से 6 घंटे की मीटिंग, उस मीटिंग में क्या क्या तय नहीं हुआ। पंजाब को बचा लें, पंजाब को बचा लें, यहां तक तय हुआ। चले मैं आपको बता देता हूं कि चले चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता करें। वो परवेज़ इलाही जिसको ये कहते थे जी डाकू है, वो परवेज़ इलाही जिसको ये बुरा कहते थे, वो परवेज़ इलाही जिसके खिलाफ रोजाना तकारीर करते थे, वो परवेज़ इलाही जिसके खिलाफ इनकी जबान ही थकती थी बोलते हुए। अब ये भी कहा गया परवेज़ इलाही साहब से रब्ता करें। परवेज़ इलाही साहब ने जो आज बयान दे दिया है बाजवा साहब के हक में, फौरी तौर पे उनसे रब्ता करें। उन्हें कि हम आपको अपना वज़ीर आला बना लेते हैं। पंजाब असम्बली ना तोड़ें, पंजाब असम्बली ना तोड़ें, पंजाब असम्बली किसी हाल में नहीं टूटनी चाहिए। गवर्नर राज का कोई रास्ता निकलता वो भी देख लें, फलां निकलता वो भी देख लें, फलां निकलता वो भी देख, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। हमें चौधरी परवेज़ इलाही भी कबूल है वज़ीर आला पंजाब के लिए, हमें फलां भी कबूल है वज़ीर आला पंजाब के लिए। जनाब बात करें आप उनसे बात करें। अगर परवेज़ इलाही साहब खुद नहीं आना चाहते, काफ लीग के अंदर से कोई बंदा दे दे, वो कोई किस चीज़ को नामजद करें, हम उसको वज़ीर आला बनाने के लिए। यहाँ तक तो आज ये नौबत पहुँच गई। मैं आपको ये जेन्युइन खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि क्या नहीं आज तय हुआ कि अगर परवेज़ इलाही नहीं आना चाहते खुद और अपनी ये सियासी साख रखना चाहते हैं तो काफ लीग के अंदर से कोई बंदा दे दे, हम उसको बना देते हैं वज़ीर आला। चलेगा वो चौधरी परवेज़ इलाही के कहने भी, लेकिन असम्बली ना तोड़े। निजी टीवी के ऊपर भी ऐसी एक ब्रेकिंग चली जिसमें ये लिखा गया कि ज़राए के मुताबिक नून लीग से ये कहा गया है कि अगर परवेज़ इलाही साहब को लेना है तो PDM से राबिता करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट मोनस इलाही साहब ने शेयर किया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ये ज़राए पागल हो गए। वो जनाब जिस टीवी चैनल ने दिया, मुझे पता है, जिस लाहौर के ब्यूरो चीफ ने वो खबर दी, उस पर मैं भी उसी तरफ आने लगा था कि मोनस इलाही ने कहा कि पागल हो गए। देखें, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही बड़े वज़ादार आदमी हैं,
उन्होंने अपना तल्लक बाजवा साहब से निभाया है और ऐसा ही तल्लक वो इमरान खान से भी निभाएंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने किसी जगह यह बात नहीं कि हम इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, पूरे इंटरव्यू में किसी जगह यह बात नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर ये बाजवा के खिलाफ जाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे, यही क्या है ना जी। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, जो जहां खड़ा है, जिसके साथ खड़ा है, उसको उसके साथ रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। या सर ये होना चाहिए। वो खान के साथ भी खड़े हैं तो खान साहब के साथ भी बात यही कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी मानत है, जब मर्जी ले ले। बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, हम उनके खिलाफ बात नहीं सुनेंगे। ये बात ऐसी होनी चाहिए। वो खान साहब के खिलाफ बात भी नहीं सुनेंगे किसी जगह, ये बात भी वो क्लियर कहते हैं और उसके लिए उन्होंने स्टैंड भी लिया है और स्टैंड ले भी लिया और पीटीआई ने भी स्टैंड लिया है। ये नहीं कि दोनों तरफ से स्टैंड लिया गया है। अब मामला यह है कि जो लोग चाहते थे कि हुकूमत खत्म करें और हम इलेक्शन में आ जाएंगे, अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। आज वो कौंसलर का इलेक्शन लड़े, वो नहीं जीत सके। सच्ची बात पूछे, अवाम को महंगाई की चक्की में पीस के रखती है। कोई चीज ऐसी नहीं है। मुल्की मौशत तबाही के धाने पे चली गई है, इंडस्ट्री बंद हो गई है। लोग इस कदर इनको गालियां निकाले कि ये अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है। पूरे कसूर शहर का जलसा करते हैं तो 2000 कुर्सी नहीं लगती। शेहूपुरे का जलसा करते हैं 1000 कुर्सी नहीं लगती। जहां से ये 2-2 लाख 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, ये आलम होता है कि हल्के से, इसलिए कि लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं। तो राना साहब, विफाकी हुकूमत इस वक्त प्लान क्या कर रही है? वज़ीर आज़म साहब तो चौधरी शुजात साहब के घर पहुंच गए, अब वो उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं जो मैंने आपको बात पहले कह दिया कि चौधरी साहब आप परवेज़ इलाही से बात करें और उन्हें कहे काफ लीग के अंदर से कोई बंदा दे दे, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ही तैयार हो जाएं। हम उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं, हम उनको भी अपना वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो नहीं आना चाहते हैं किसी मसालत की वजह से, तो वो कोई अंदर से बंदा दे दें, या इस तरह कर लें जनाब कि हम करारदाद, हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, ये एतमाद का वोट क्या कोई एतमाद के वोट की तरफ जाएंगे ना, जाएंगे तो आप उन्हें कहें कि कोई 10-12 बंदे इधर उधर कर दे अपने। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जाने दें, पीटीआई से इतने तंग हैं, आप इनसे इतने तंग हैं, आप समझते हैं ये बड़े ख़राब है, असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, उन्हें क्या करें तहलील। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये हिम्मत नहीं है। कोलोफेल में तजाद है इनके, बात कुछ करते हैं, निकलता कुछ है। मुझे बताएं, अब राना सनाउल्लाह साहब की जुबान को चुप क्यों लग गई? अब एहसन इकबाल साहब की जुबान को चुप क्यों लग गई? अब मरियम नवाज शरीफ साहब की जुबान को चुप क्यों लग गई? अब क्यों नहीं बोल रहे? अब अपने बयान पर क्यों नहीं वो स्टैंड ले रहे? क्यों कह रहे हैं हम ये शहबाज शरीफ को कि रुके? आज मुझे बताएं, वजीर आजम को और काम ही कोई नहीं रह गया। आप जाके सैलाब ज़दगान के मतलब सोचें, मुल्क की मुआशरत के मतलब सोचें, मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल के मतलब सोचें, मुल्क को किस तरह आगे माशी सूरत हाल में बेहतर करना है उसके मतलब सोचें। आप आगे जनाब सियासत 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 सियासत, 2 काम इस हुकूमत ने किए हैं, गरी सियासत, गरी सियासत, गरी सियासत, कोई और काम नहीं किया। ऑडियो वीडियो लीक्स निकाल के लेते हैं। भाई क्या फ़ायदा? पाकिस्तान के मतलब सोचें। या सर ये कप्तान, एक बात तो बड़ी क्लियर है, कप्तान वो खेल खेलता है जो ये सोच भी नहीं सकते। कप्तान ने 7 दिन भी दे दिए, 6-7 दिन भी दे दिए इनको। इसमें बहुत से हलकों को भी टाइम दे दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की मौशियत को बेहतर करना है तो इलेक्शन की तरफ आएँ। देखें, अब भी अगर ये समझदार हों तो कप्तान के साथ मुज़ाकरात करवाएं। लेकिन राना साहब, मई जून में भी इलेक्शन के लिए हो सकते हैं इलेक्शन। आप समझते हैं कि गेम कुछ पलट सकती है? एक तरफ वजीर आजम साहब आए और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब के बयान के बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर की उनकी आमद हो गई। तो ये जो सारे अब लाहौर को मरकज़ निगाह बना रहे हैं या मरकज़ सियासत बना रहे हैं, इनके आगे प्लान क्या है? क्या होगा? सारे इकट्ठे हो जाए? हो गए सारे इकट्ठे हो गए। मैक्सिमम क्या होगा? चले मान लें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इन्होंने मना लिया, ये भी कर लें, ओके हो गया। आगे पंजाब असम्बली बच गई। फिर क्या होगा? क्या फिर सब्जियां सस्ती हो जाएंगी? क्या फिर मुल्क की मुआशरत बेहतर हो जाएगी? क्या मुल्क के अंदर एक मुआशी इंकलाब आ जाएगा? क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कीमत कम हो जाएगी? क्या मुल्क के अंदर दीगर मामला ठीक हो जाएंगे? क्या ये कप्तान को सियासी तौर पर आउट कर देंगे? नहीं होगा। पंजाब असम्बली में फ़र्क बहुत कम है।
इंतहाई कम है और नफरतें उस स्टेज तक जा चुकी हैं जहां से वापसी के रास्ते नहीं हैं। जनाब, जिस जर्नैल साहब के पर चीख रहे, हमायत कर रहे हैं परवेज लाई साहब, उस जर्नैल साहब के सबसे बड़े मुखालिफ जो है वो नवाज शरीफ खुद हैं। क्या नहीं है ऐसे? क्या नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा? क्या नवाज शरीफ ने नहीं कहा था शहबाज शरीफ को कि इस मामले में मुझसे बात ना करो? भाई बात तो फिर हर तरफ जानी है ना। जब बात शुरू होनी है, आप किसको कहां पे क्या रोकेंगे? अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। कल आप जिसको गाली निकालते थे, आज आप उसको अपने सर का ताज बना लेंगे, तो क्या बातें नहीं होंगी? क्या यह सारा सिलसिला नहीं चलेगा? आपको फिर मुकम्मल हर चीज में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, और उस तब्दीली लाने के लिए अभी इतना सोखा टाइम नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बात बता दूं, जरदारी साहब, मैंने आपको याद करें, मैंने पहले दिन प्रोग्राम में कहा था रजीम चेंज पे काम शुरू हुआ, याद है जी? ये उसका हिस्सा है सबको इकट्ठा होना। ये रजीम चेंज 3 है, 1 2 नहीं, 3 रजीम चेंज 3 है। फिर नोटों की बोरियां खुलेंगी, फिर बोलियां लगेगी, उसी तरह जिस तरह सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में बोलियां लगती हैं, माजरत से जिस तरह किसी बाजार में किसी की बोली लगती है, ये उस तरह बोलियां लगेंगी। ये पार्लियामेंट है, इसको बाजार ना बनाया जाए। ये सियासत है, इनको कम से कम पाकिस्तान की सियासत को सियासत रहने दिया जाए। ये हम क्या साबित करना चाहते हैं कि जरदारी साहब को ला के, शहबाज शरीफ साहब को ला के जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे उल्ट दे? ये अगर ऐसा होगा तो परवेज लाई साहब को भी याद है कि उनके साथ किसने क्या किया था। तो फिर ये तारीख दोबारा अगर कोई ऐसे दोहराएगा तो फिर वो तो इस बात पे थे कि ये तो चाहते थे कि परवेज इलाही को साथ में लाओ और फिर बाद में इसको झंडी दिखा दो। वो तो इस बात के कायल है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं शायद ऐसी ना हो। अभी हमें देखना होगा 2 या 3 दिन बाद हालात किस करवट पर जाते हैं। अगर परवेज इलाही साहब के आज के इंटरव्यू का जवाब तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त दिया गया तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर जवाब सख्त ना दिया गया और कोई डेलीगेशन जाके मिल गया, देखें परवेज इलाही साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक सियासी जमात के लीडर हैं। तहरीक इंसाफ एक अलहदा सियासी जमात है। हर सियासी जमात को अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने की बाकायदा इजाज़त भी होती है और उसका हक भी होता है। परवेज इलाही साहब ने जो अपना मौका पेश किया उनका हक था, तहरीक इंसाफ जो पेश करेगी उनका हक था। अब इन बतौर इत्तेहादी ये 7 दिन जो हैं इन दोनों ने किस तरह निकालने हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या सर 20 तारीख को पंजाब असम्बली का उसका इजलास है कबीना का। 20 तारीख के कबीना के इजलास में बहुत कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े। मेरा ज़ाती ख्याल है चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। और क्या मंजरनामा अब भी वही होगा अगले वजीर आला? मैं तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आने वाले वक्तों में भी कहूँगा कि चौधरी परवेज इलाही ही अगले वजीर आला है, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर से मुझे लोगों ने कहा कि इससे बेहतर वजीर आला हो नहीं सकता। ये मुझे कहा, मुझे खुद कहा, याद हो ना किसी को मैंने बात सुनी हो, खुद कहा। तो जब उसके अंदर से ये लोग कह रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है तो फिर बाकी क्या बात रह जाती है? बाकी सियासत है, इस सियासत में पता नहीं चलता। मैंने कहा कि ये अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। इन 72 घंटों से पहले ही जो है 1 2 3 हो जाना है पीडीएम में। अगर यहाँ तो तहरीक इंसाफ जो है उसका नुकसान देख, तहरीक इंसाफ का सियासी नुकसान मैं इसलिए नहीं कह रहा हो सकता, वो तो अपना जितना नुकसान करना था कर लिया। पंजाब में पहले भी दूसरों की हुकूमत रही है तो क्या हो गया? मैक्सिमम पर्चे, FIR, ये चीज़ें हैं ना। अब तहरीक इंसाफ एक जमात बन गई हुई है। अब तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बन गया हुआ है। हमजा वज़ीर आला पंजाब था, सारी ताकत उनके पास थी, सारी सहूलतकारी उनके पास थी, उसके बावजूद ये पंजाब से इलेक्शन जीत गए थे। या सर, यह ज़हन में रखना होगा आपको। तो अब भी हालात बड़े तब्दील हैं, अब हालात उससे भी ज़्यादा तब्दील हैं। अब मैं नहीं समझता कोई शख्स जो है 4 या 5 या 6 माह के लिए कोई सियासी खुदकशी करे।
ये सियासी खुदकशी होगी, किसी की भी किसी को छोड़ना। मैं नहीं समझता कि सियासी खुदकशी के लिए कोई भी शख्स किसी को छोड़े। तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी काफ लीग और काफ लीग के लिए तहरीक इंसाफ, इन दोनों को रहना होगा। आइंदा आने वाले वक्त में आप मुझे एक बात बताएं, मान लें नून लीग और काफ लीग का इत्तेहाद हो जाता, चलें मैं यही मान लेता हूँ, 1% मान लें, तो वज़ीर आला कौन होगा? परवेज लाई। ऑप्शन तो फिर वही है ना। तो फिर नून लीग के हाथ क्या आया, पीपल्स पार्टी के हाथ क्या आया? फिर इख्तियार तो परवेज लाई का हुआ ना। तो क्या परवेज लाई फिर उनको उस तरह खेलने देगा? तो राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक और सवाल कि पीडीएम में कोई बड़ा इख्तलाफ देख रहे हैं? अगर पीडीएम में है ये इख्तलाफ, ये बड़ा नहीं है ये इख्तलाफ। मेरे पास इतला ये है कि नवाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए, बजट भी हम वैसा पेश नहीं कर सकते, आने वाले हालात में मुआशी हालात जो है वो इस काबिल हैं। शहबाज शरीफ भी राज़ी हो रहे हैं, बाकी भी राज़ी हो रहे हैं। कहा गया कि उनको भी राज़ी करें पीडीएम को। पीडीएम उस पर राज़ी नहीं हो रही, बहुत सी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी समेत कोई भी इस पर राज़ी नहीं है। तो ये इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह है। और अब उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आपने हमें साथ लेकर चलना है तो फौरी तौर पर कप्तान को नहल और गिरफ्तार कराएं और तहरीक इंसाफ को ख़त्म कराएं, चाहे फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग में कराएं, जो मर्जी करें, कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई बंदा ढूंढे, जिस तरह मर्जी करे, जिस मर्जी गेट का रुख करे, लेकिन ये काम कर दें। नहीं तो फिर हम सब अलग-अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे। आपको गिरफ्तारी होती दिखाई दे रही? अगर हो जाती है तो फिर उसके बाद का मंजरनामा क्या दिखाई देता? फिर उसके बाद का मंजरनामा यह है कि मुल्क पहले तो ये गिरफ्तारी होती दिखाई दे रही जी, गिरफ्तार करने की तमन्ना, आरजू और मुकम्मल तैयारी है। तैयारी के अलावा कोशिश होगी? मुकम्मल तैयारी है। तो तैयारी का मतलब क्या? कोशिश से भी आगे जाके मैं कह रहा हूँ ये तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है। किसी वक्त भी ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात होंगे वो शायद किसी के काबू में ना आए, किसी के काबू में ना आए। आपकी मुल्क की मुआशियत, आपके मुल्क के सियासी हालात, आपके मुल्क के मुआशी हालात, आपके मुल्क के इज्तिमाई हर किस्म के हालात जो है ख़राब हो जाएंगे। यस सर, ये बिल्कुल आप लिख के रख लीजिएगा। वफाकी हुकूमत का प्लान तो दिखाई देता है, लेकिन अगर इस प्लान पे अमल दरामद होगा तो फिर उसका मंजरनामा जो है वो खाकी होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच क्या है, उसका अगला स्टेप क्या होगा, कब जाके इस्तीफ़े कौमी असम्बली में जमा करवाए जाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। अमजद खान नियाजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम पंजाब के और पूरे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे बात कर रहे थे और इस बात के ऊपर बिलखुसूस मरकूज़ थी तमाम नज़रें कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या वाकई आगे बढ़ रहे हैं, या बज़ाहिर लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, या हम पस्ती की तरफ गामजन हैं तो किस हद तक पस्ती में चले जाएंगे। ये पॉलिटिकल केओस किस तरीके से ख़त्म होगा। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर एक सियासी चाल चली गई है, तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी, इसलिए इनकी तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक अदम एतमाद अगर आने वाली थी तो इस हवाले से आपने नंबर्स गेम किस हद तक पूरे कर रखे हैं। अगर आपकी नंबर गेम ही पूरी नहीं है तो फिर आपको क्या इस बात से गर्ज के तहरीक अदम एतमाद के आने से पहले इन्होंने ऐलान कर दिया असम्बली तहलील करने का। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नियाजी साहब, थैंक यू यासिर। कुछ सियासी पंडितों की यह राय है कि पीटीआई ने ये सियासी चाल चली है, अगर आपने असम्बलियां तोड़नी थी तो कल दस्तखत शुदा समरी दिखा देते, असम्बलियां तोड़ देते, एक हफ्ते का वक्त मजीद लेने की क्या जरूरत है? यासिर, खान साहब को अगर कोई समझ ले ना तो फिर वो सियासत वही करता रहे। खान साहब ने तो इन 13 जमातों के जो मज़ार बना दिए ना, वो ऐसे नहीं बना दिया कि आज 13 जमातें जो है वो रो पीट रही हैं और उन्हें कोई समझाई और सुलझाई कुछ भी नहीं दे रहा कि उन्होंने करना क्या है, वो बैठक किस पे लगाएं। अब वो सारे खान साहब एक बयान देते हैं, वो सारे ही दिन सारा रात जो है वो सोचते रह जाते हैं कि खान साहब का इस बात का तोड़ कैसे करें। तो आप खुद समझे कि खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को घुमा दिया है। तो खान साहब ने कोई सोच समझ के ही ये बात की है जुमे तक की
उसमें मसलियत होगी, कुछ चीजें सेटल करनी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें ये, अच्छा एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि असेंबली जो तोड़नी है वो उसका फैसला कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई मसलियत नहीं, लेकिन बाकी चीजें आपको पता है तैयारी करनी होती है। पार्टी के अंदर मतलब एक तैयारी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, मजीद भी इसके ऊपर होमवर्क होना होता है, क्योंकि आजकल तो लोग एक काउंसलर की सीट नहीं छोड़ते। खान साहब ने तो 2 असेंबली जो है 2 हुकूमतें खत्म करने, और फिर जिस तरह उन्होंने नेशनल असेंबली से एक डिसीजन लिया था, उसी तरह ये इससे बड़ा डिसीजन है कि उन्होंने असेंबलीज को तोड़ने का फैसला किया। इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन खान साहब सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमने क्या करना है और कौम को किस तरफ लेके जाना है। अब मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि जिनका ख्याल था कि जी तोड़ दो, हम तो इलेक्शन करा देंगे, लेकिन वो खुद भी अब बयानात जो है वो अजीब व गरीब दे रहे हैं। बल्कि वो टीवी चैनल जो हमारे मुखालिफ बयानियां लेके चलते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है और अब जो कुछ भी करेगा इमरान खान करेगा, और ये बुरी तरह फंस गए हैं। ये शतरंज की वो चाल है जिसमें जो जिस तरफ चलेंगे मारे गए। अच्छा नैब साहब, ये तो बता दें मुझे कि आज परवेज़ इलाही साहब का बयान और उसके बाद उन्होंने कहा असम्बली टूटने तक बात नहीं जाएगी, क्या काफ लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है? क्या परवेज़ इलाही साहब किसी और कश्ती के मुसाफिर बन रहे हैं या आप किसी और कश्ती के मुसाफिर बन रहे हैं? क्या होने जा रहा है? अजीम भाई, मैंने आपके इस प्रोग्राम में बात किया, मुझे उस बयान का नहीं पता, लेकिन मुझे उस बयान का जरूर पता है जिसमें उन्होंने कल भी इंडोर्स किया है खान साहब के फैसले को कि जो खान साहब का हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वज़ादार आदमी अपनी बात को निभाएंगे, क्योंकि इसी में उनकी बका है सियासी। अगर वो अपनी इस बात से हटते हैं तो यकीनन पॉलिटिकल लॉस होगा उनका। नहीं, अगर उनका पॉलिटिकल लॉस होगा तो फिर तो तहरीक इंसाफ का भी होगा ना खान साहब। अजीम भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इमरान खान की जो सियासत है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इनकलाबी है। जिस तरह हम सॉफ्ट इनकलाब की तरफ चले गए हैं, तो उसमें कोई ये कह ले कि आज इलेक्शन हो, ना हो, 4 दिन बाद हो, 10 महीने बाद हो, लोग वही खड़े। आप देखें कि जब असेंबली से हम बाहर आए तो लोगों ने कहा जी कि ये 1 महीना जी गर्मी होगी तो ये वेव खत्म हो जाएगी, फिर जी सर्दी होगी तो वेव खत्म हो जाएगी। तो वेव उससे ज्यादा तेज चल रही है, बल्कि ये इलेक्शन जैसे मैंने पहले कहा कि ये किसी के हाथ में नहीं रहा सिवाय इमरान खान के, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क की बका के जामिन है और फेडरेशन के मजबूत की जामिन है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी तो आपका भरपूर साथ दिया, दूसरी तरफ से सिफारिशात, दूसरी तरफ से दबाव, दूसरी तरफ से पेशकश के बावजूद वो आपके साथ खड़े रहे। लेकिन आज जिन गिलों का इजहार किया है वो सख्त अल्फाज में भी किया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से। उनका ये कहना कि मुझे साथ बैठा के आप एक शख्सियत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे, और आपने जिस शख्सियत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया पाकिस्तान में फंडिंग लाने के लिए उसका बेहतरीन किरदार था, और फिर बाद में उनका सख्त अल्फाज में ये कहना कि इनकी औकात क्या है कि ये उसके बारे में बात करें या किसी के बारे में बात करें। उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा साहब का नाम लिया बाकायदा तौर पर। आप इससे क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? यासिर, पहली बात तो ये है कि हमने एहतराम किया चौधरी बिरादरान का कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और हमने भी उनको बिला कोई शरायत के हमने उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब, बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस सूबे पंजाब की हुक्मरानी का मतलब है कि आपकी आधे से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी, और बिला हमने कोई कदगने नहीं लगाए, उनको मर्जी से गवर्नमेंट करने दे रहे हैं अभी कोई इसे। और हमें पहले कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज को ऑनर्ड करेंगे, देखेंगे और निभाएंगे इमरान खान का साथ, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी और इत्तेहाद की तरफ देखेंगे, क्योंकि उनकी सियासी जो है इस वक्त, मैंने पहले कहा कि उनको लोग इज्जत दे रहे हैं, तो उनकी उसकी वजह है कि आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसी वजह से आज उनके इंटरव्यू को, एक निजी टीवी के इंटरव्यू को और उसके बयान को आप समझते हैं कि ये सारा मामला सेटल हो जाएगा?
उसकी वजह यह है ना कि देखिए हमारे एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं शख्सियत के बारे में, जनरल बाजवा साहब के हवाले से, खान साहब के, तो वो कोई इतने गलत भी नहीं है। उसकी वजह है कि आप भी तो अजीम भाई समझते हैं कि बाजवा साहब ने जो चिट चैट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ, तो उस बारे में इमरान खान साहब अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक इस लेवल तक बात चली जाएगी जिससे वो हमारे रास्ते जुदा होंगे। आने वाले दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ आपका इत्तेहाद चलता है तो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो क्या उनकी सिफारिशात के मुताबिक होगी या आप शराइत कुछ लागू करेंगे और उसके मुताबिक होंगे? हमेशा इत्तेहाद कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे जरूर होता है, और इसमें कोई नई बात नहीं है जिसमें हम कहें कि जी हम पीछे हट रहे हैं जो वो पीछे हट रहे हैं। ये हमेशा एक गिव एंड टेक होता है जिसके मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी है कि हम अपने इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। आपकी बात हुई खान साहब से इस पूरे इंटरव्यू के बाद या इस पूरे बयानात के बाद कोई? खान साहब पूरी उम्मीद है राना साहब के इंशाअल्लाह ताला गेम उनके ही हाथ में है, चाहे कोई भी शक्ल हो। किसी का ख्याल, किसी खाम ख्याली है कि वो खान साहब को जो है वो बाईपास करके पॉलिटिक्स कर सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने पहले कहा कि आप जो कुछ भी घूमेगा पाकिस्तान की सियासत, जिस तरफ भी घुमाए, लेफ्ट राइट जो भी है, वो खान साहब ही है हर तरफ। वो चाहे इन स्विंगर कराएं या आउट स्विंग कराएं, चाहे वो बैटिंग करे चाहे वो फील्डिंग करे, जो कुछ भी है। चाहे आपको याद होगा एक जमाने में खान साहब ने 10 खिलाड़ी जो है वो स्लिप में खड़े कर दिए थे, तो ये खान साहब रिस्क लेते होते हैं, कोई नई बात नहीं है। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी असम्बलियाँ तहलील करने की नौबत से पहले वफाकी हुकूमत या वफाकी इत्तेहादी जमातें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद को दायर कर देगी? करेगी तो कितने दिन चल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा क्या चलेगी? अपने आप को पहले तो कहते थे आप ही के, आपको याद होगा कि आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था, आप ही का सवाल था कि जी वो तो कहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दे। अब जब हम डिसॉल्व करने लगे हैं तो उनकी काम पे क्यों टांग रही है? वो फिर तगड़े बने कहें कि सियासत, असल में उनको अपनी सियासी मौत नजर आ गई है कि लोग उनको जिस अलकाब से नवाजते हैं और जिस आप देखें कि आज तक उन्होंने कोई पंजाब के मैदान में उन्होंने कहीं मैदान नहीं लगाया या जलसा या जलसी भी नहीं की, तो उसकी वजह है कि उनको पता है कि हमारे जो हाथ से पंजाब जो जाग पंजाबी जाग के नारे के ऊपर वो सियासत किया करते, या डिवाइड एंड रूल के मुताबिक, या असबियत, बिरादरीज़म, इलाकायत की बुनियाद पे लोगों को साथ मिला के पॉलिटिक्स करते थे, तो उसको दफन करके अब नजरिया पाकिस्तान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है पाकिस्तान। तो अब उस तरफ लोग चल पड़े हैं। आप खुद सोचें कि आप रेडी वाले से पूछें तो वो आपको आजाद खारजा पॉलिसी के नुकात बताएगा, आपको डिफेंस के हवाले से। अच्छा साहब, आप किस दिन जा रहे हैं कौमी असेंबली इस्तीफे देने? आप कौमी असेंबली किस दिन जा रहे हैं? एक तो ज्वाइंट सेक्शन हो रहा है ना 20 को, ज्वाइंट सेक्शन बुलाया क्या आप उस ज्वाइंट सेक्शन में जाके ऐलान करेंगे? क्या करेंगे? जो भी पार्टी का हुक्म होगा। अभी तक हुक्म आया कोई नहीं? पार्टी तैयार बैठी है, इसके लिए खत लिख दिए गए। मेरे ख्याल में इस वीक में जो भी प्लानिंग है कि हम स्पीकर के पास जाके या जो भी नेशनल असेंबली के अंदर जाके जहां भी हमें हुक्म मिला, ये पार्टी डिसाइड, यानी आप असेंबली डिसॉल्व करने से पहले, पंजाब और KPK की असेंबली डिसॉल्व करने से पहले आप चले जाएंगे? ये फार्मूला खान साहब देंगे कि किस वक्त जाना है किस वक्त नहीं जाना, ये अप टू ऑल खान साहब। हम तमाम जो फैसलों का इख्तियार है वो खान साहब को दे चुके हैं, तमाम पार्लिमानी पार्टी और तमाम पार्टी। तो अगर वफाकी हुकूमत ज़िमनी इंतखाब करवाती है आपकी इन छोड़ी हुई नशिस्तों पे, तो क्या फिर से हिस्सा लेंगी तो यही शख्सियात लेंगी जो इस्तीफे दे रही हैं, या कोई और शख्सियात भी हो सकती हैं? यासिर, मेरे ख्याल में देखिए 65% जो है वो सीट्स जो खाली हो जाएंगी, 65% पे क्या, मेरे ख्याल में आप खुद अंदाजा करें,
जब 2 प्रोविंशियल असेंबली और 123 के करीब जो है वो नेशनल आप तो वफाकी हुकूमत से इस बात की उम्मीद ही नहीं रखते नियाजी साहब। आपको तो ये उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात करवाएगी, वो नए इंतखाबात की तरफ माइल नहीं होगी। अगर वो ऐसा ही करते हैं तो फिर क्या करें? यासिर, अब इसके अलावा कोई हल ही नहीं रहा उनके पास, ऑप्शन नहीं बची। अगर ये चीजें सामने आपके जैसे जैसे वक्त है, अब कौम जो है वो इलेक्शन मोड की तरफ चली गई। आज 70% कौम जो है वो इलेक्शन चाह रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब लोग इन चोरों से, डाकुओं से जान छुड़ाना चाहती है। वो थक चुके हैं इनको देख, क्योंकि इस वक्त मईशत का बुरा हाल है। ड्राई पोर्ट पे हजारों सैकड़ों कंटेनर खड़े हैं, एलसीज नहीं खुल रही। अच्छा, अद्वियात की शॉर्टेज होने वाली है। इसी तरह पोल्ट्री का बहुत बड़ा बुरान आने वाला है, गोश्त का, अंडों का। इसी तरह मैं ये छोटी छोटी बात है। इसके अलावा जो आपका, अगर आप चाइना और सऊदीया यूएई की पैसे निकाल लें तो पीछे तो दुआई बच जाती है। तो इस वक्त हमारे पास क्या है? इन्होंने तो भट्ठा बिठा दिया पाकिस्तान का। ये जो कहते थे कि हम जो बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम है पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। तो इस कॉम्पिटेंट टीम ने तो पाकिस्तान की जो है मईशत का कबाड़ा निकाल दिया। यानी आप ये समझते हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा, वो नए इंतखाबात की तरफ ही माइल होगी। 70% इस वक्त अवाम भी ये चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो जाएं। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे इस वक्त हुकूमती हलकों के दरमियान क्या हलचल है और उनके अगले इकदाम क्या होंगे, उस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, एक तरफ से मुतालिबा ये था कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। दूसरी तरफ से बयान आ गया, अब वफाकी हुकूमत की तरफ से बयानात कुछ मुख्तलिफ दिखाई देते हैं माजी करीब से। वफाकी हुकूमत का प्लान क्या है? क्या तहरीक अदम एतमाद के ऊपर ही गौर किया जाएगा और उसी के लिए तैयारी की जा रही है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चौधरी शुजात हुसैन के घर आना, आज आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर आना, पीडीएम की तमाम जमातें क्या काफ लीग के साथ हाथ बढ़ाना चाहती हैं? अगर काफ लीग के साथ ही हाथ बढ़ाना चाहती हैं तो किन शराइत के ऊपर बढ़ाना चाहती हैं और इन्हें किन बुनियादों पर लगता है कि काफ लीग इनका साथ दे देगी? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, हमें वो बयान याद है एहसन इकबाल साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, मरियम नवाज साहिबा का, मरियम औरंगजेब साहिबा का और दीगर बहुत से वज़रा का कि अगर आप नए इंतखाबात चाहते हैं तो दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करवाएं और नए इंतखाबात ले लें। अब जब पीटीआई ये ऐलान कर चुकी कि 23 दिसंबर को हम ये इकदाम उठाने जा रहे हैं, अब वफाकी हुकूमत कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ ज़िमनी इंतखाब होगा। देखिए, अभी तक तो इमरान खान साहब भी डेट्स दे रहे हैं, तो ये सियासी बयानात सूरत हाल के साथ जो है लम्हा ब लम्हा बदल जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये असम्बलियाँ जो है वो नहीं शायद टूटेंगी। उनके साथ आपस में भी जो है ना वो एक पेज पे नहीं है। परवेज़ इलाही साहब एक पेज पे नहीं है। इमरान खान साहब के साथ कल आपने देखा वो साथ बैठे हुए थे, आज आपने देखा कि वो साथ से हट गए हैं थोड़े से। तो जब सूरत हाल बदलेगी तो जाहिर है उस हिसाब से सियासत में जो है ना तब्दीलियाँ आएंगी। तो इसमें गिले शिकवे वाली कोई बात नहीं है, वो असम्बली नहीं टूटेगी। अच्छा, असम्बली नहीं टूटेगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके साथ आने वाले हैं या आप उन्हें अपने साथ लाने वाले हैं? मुझे नहीं पता कि वो आने वाले हैं कि लाने वाले हैं, मगर बहरहाल सूरत हाल तब्दील हो रही है। आप उनकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि नून वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है पंजाब की सूरत हाल में, तो नून को ज़्यादा पता है। अगर कोई दोस्त वहाँ के बैठे होते जिनका ताल्लुक नून से और पंजाब से होता तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाते। मगर लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब समझ रहे थे या और दोस्त और साथी समझ रहे थे। चलें, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मौक़िफ़ है बाजवा साहब के हवाले से कि वो मोहसिन भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए, क्या तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं इस बयान से? ये उनका अपना स्टैंड है, ये उनका स्टांस है, ये हमारा स्टांस नहीं है। आपकी जमात आपकी जमात का इस पे क्या स्टैंड होगा? हमारा स्टांस ये नहीं है। हमारा स्टांस ये है कि कोई भी स्टैब्लिश में बैठा हुआ शख्स, कोई भी अदारों में बैठा हुआ शख्स अगर मामलात में मुदाखलत करता है किसी भी एंगल से तो वो मुनासिब नहीं है। हमारा ये सोचा समझा स्टांस है।
और आप ये समझते हैं कि उन्होंने मुदाखलत की थी? परवेज इलाही साहब कह रहे हैं घर का बेती लंका डाला। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम में शामिल जमातें क्या पीएमएल-क्यू को अपने साथ मिला लेंगी? ऐसा कोई चांस बनता आपको दिखाई देता है? देखिए, सबसे वहाँ पे आप ये देखिए कि पंजाब असम्बली में सबसे बड़ा जो ना वो स्टेक होल्डर कौन है, या नून लीग है या पीटीआई है। उसके बाद अगर कोई हो सकता है तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो अब जो भी वो मामलात होंगे वो जाहिर है वहाँ के स्टेक होल्डर्स। आपने एक बड़ा बयान दिया, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये पीडीएम को छोड़ गए थे। हम इत्तेहादी जरूर है मगर पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम में 2 जमातें जो है वो छोड़ गई थी, एक पीपल्स पार्टी छोड़ गई थी और एक एएनपी छोड़ गई थी। उसके बाद रीजॉइनिंग कभी भी नहीं हुई। अच्छा चलिए, आपका एक बलोचिस्तान के हवाले से मुतालबा था और आपका बयान भी था, आपने हुकूमत से सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया। हुकूमत ने आपको मना लिया? हुकूमत ने अपने स्टैंड से, अपने स्टांस से रजू किया टू सम एक्सटेंट। मैं आज भी ये समझता हूँ कि ये दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है, रेकोडेक का इशू। और ये सूबे का हक था, सूबे का हक है, जिसको बामर मजबूरी जो है वो शायद उसके ऊपर किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो आप इस कॉम्प्रोमाइज़ को मानते हैं? जाहिर है मेरी पार्टी उसका हिस्सा है, मैं मानता हूँ, मगर ये उसमें मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। सूबे का हक है, सूबे को मिलना चाहिए। तो क्या अख्तर मेंगल साहब भी तैयार हो गए इस पे? अख्तर मेंगल साहब भी शायद इसी तरह से हम इस बात को जो सूबे का हक है उसके ऊपर जो है वो कंसीड नहीं कर रहे, मगर बाज़ मजबूरियों में जो है वो आपको मामलात को वो नज़रअंदाज करना पड़ता है, इसलिए नज़रअंदाज किया। हम मामला ये था कि पूरे सूबे का हक लिया जा रहा था, जिसको अल्टीमेटली रेकोडेक दो उसमें शराइत मानी गई हैं। अब एक तो रेकोडेक स्पेसिफिक हो गया है और एक जो है ना उसमें सनसेट क्लास डाल दिया गया है, यानी वो इस एग्रीमेंट की हद तक या इस एग्रीमेंट की उम्र की हद तक जो है ना वो इस मामले में साथ चलेगा। अदरवाइज बाकी रिमेनिंग जो है ना वो हमने अपने सूबे का हक। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह क्या समझती है कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वफाकी हुकूमत ने ये मुआहिदा किया? अगर तो ये मुल्क को सूट नहीं कर रहा, सूबे को सूट नहीं कर रहा, तो फिर उन्होंने कौन सी मंदरजात को देखते हुए ये मुआहिदा तय कर लिया? देखिए, मुल्क की मजबूरी थी इस वक्त। $6 बिलियन जो है ना वो गले पड़े हुए थे। मुल्क की यकीन मजबूरी थी, मगर इसके साथ साथ एक दस्तूरी मजबूरी भी है जो हमारी मजबूरी भी है कि ये सब्जेक्ट है सूबे का। तो सब सूबे का सब्जेक्ट है तो इसके फ़वाइद तमाम के तमाम, गो के कुछ फ़वाइद जो है सूबे को मिलेंगे, मगर हम समझते हैं कि तमाम के तमाम फ़ायदे जो है वो सूबे को आने चाहिए, ना कि वफाक को जाने चाहिए। अब वफाक का स्टैंड ये था कि इसमें हमने जो है वो बहुत सारी सॉवरेन गारंटियाँ दी हैं, या बहुत सारी जो है ना वो हमारे पार्ट पे जो है ना वो लाइबिलिटीज़ या हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, शायद मुल्क के मफाद में यहाँ पे किसी हद तक कंसीड किया गया। ज़रा सियासत में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आगे क्या देख रहे हैं? क्या पीडीएम आइंदा इलेक्शन में आपको नज़र आता है कि मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेगी या तमाम सियासी जमातें अपने अपने तय इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, ये मुमकिन तौर पे हो सकता है कि पीडीएम जो है या पीडीएम की कुछ जमातें हैं वो मिल के इलेक्शन लड़ें, या सीट एडजस्टमेंट की सूरत में इलेक्शन लड़ें। इसी तरह से दूसरी तरफ उसकी मुखालफिन भी इसी तरह से करेंगे। तो ये उस वक्त जो है ना वक्त की मजबूरी हुआ करती है, वो वक्त देख के और उसके बाद कैंडिडेट्स देख के इस बातों का डिसीजन लिया जाता है, हालात देख के। तो वो उस वक्त आने पे ये डिसीजन होगा, मगर बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन जो है ना मिलजुल के लड़े जाएंगे। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, बतौर कानूनदान, बतौर माहिर कानून या कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं मफरूज़े पे बात कर लेता हूँ। अगर पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो क्या कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि 90 दिन से ज़्यादा तवालत दी जा सके निगरान हुकूमत को? सूरत निकालने को तो स्ट्रेच करके शायद निकाली जा सके, मगर ना निकालना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि अगर असम्बली तालील हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन ही मुनासिब हल है, बजाय इसके कि उसको खींचतान के मामले को किसी न किसी हवाले से लंबा किया जाए। असम्बली तहलील हुई, असम्बली तहलील होने के बाद जो है ना बेहतर ऑप्शन यही होगा कि उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँ। जो भी जीते, नो इशू, ये होता है, जमहूरियत में होता है।
और इसको जो है ना सबसे पहली चीज़ जो है ये बर्दाश्त होनी चाहिए जमहूरियत के अंदर। चले, एक आईनो कानून है, इसी तरह अगर 123 जो इस्तीफे हैं वो कौमी असम्बली में मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद तो ज़िमनी इलेक्शन बनते हैं, लेकिन बेहतर सूरत हाल भी आपको ज़िमनी इलेक्शन ही लगती है या कुली तौर पर पूरी असम्बली का इलेक्शन लगता है? देखिए, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप पूरे की पूरा इलेक्शन करवा दें, और ये भी हो सकता है कि आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लीगली अगर आप कहेंगे तो लीगली स्पीकिंग उसमें सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की बात बनती है, मगर अगर सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए उसके नतीजे। साहब, मौजूदा मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल में क्या कोई ऐसा हल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन 2 या 3 माह पहले मुतफ़िक़ा तौर पर हो जाएं? हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। 2-3 महीने आगे या 2-3 महीने पीछे, असल मसला इलेक्शन का नहीं है। असल मसला जो है वो PTI को या इमरान खान साहब को अपने खिलाफ आगे नज़र आते हुए केसेस का है। शायद वो गारंटी अगर कोई मांग रहे हैं तो उस पर मांग रहे हैं, अदरवाइज जो है 2 महीने इलेक्शन पहले या 2 महीने इलेक्शन बाद ये कोई ऐसा इशू। आप जिस गारंटी का तज़किरा कर रहे हैं कामरान साहब, क्या इस हवाले से कोई सिफारिशात आई, कोई शरायतनामा आया है, किसी ने बात की है, अब तक पहुँचाई है हुकूमत तक? मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं ये बात अंदाजे पे कर रहा हूँ। एक मुझे जो समझ आ रही है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं उस अंदाजे से ये बात कर रहा हूँ। और ये यकीनन जो है इमरान खान साहब जो है वो ये चाहते हैं कि उनके सामने जो केसेस के पहाड़ आगे नज़र आ रहे हैं, जो नाअहली का ख़तरा उनके सर के ऊपर जो है वो लटक रहा है, यहाँ से किसी तरह से उनकी जान छूटे। अदरवाइज जो है 2 महीने इलेक्शन पहले या 2 महीने इलेक्शन बाद में होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आपको इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए तो इस पर शुक्र अदा करिए। असल मसला इलेक्शन का फेयर और फ्री होना है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिसंबर ख़त्म कर रहे हैं, हमने दिसंबर के 2 दहाइयाँ तकरीबन ख़त्म हो गई, उसका एक आखिरी जो है ना वो अशरा रह गया। और उसके बाद अगर 6, 7, 8 महीने में ये गवर्नमेंट चली जाती है अपना वक्त पूरा करके 17 अगस्त 18 अगस्त के आसपास, और उसके बाद निगरान आ जाते हैं तो अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। मगर इसके अलावा एक और भी तजवीज़ हो सकती है कि अगर इलेक्शन जो है वो इमीडिएटली आफ्टर ये गवर्नमेंट जो है डिज़ॉल्व हो जाए, इमीडिएटली आफ्टर बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और उसके बाद 2 महीने पहले अगर इनको फेस सेविंग दे दी जाए तो भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसके लिए असम्बलियों में वापस आना पड़ेगा। इसके लिए असम्बली में वापस आना पड़ेगा। तो आप मुल्क की मुआशी सूरत हाल, अक्सर आपसे बात होती है, आप कहते हैं 2 माह 3 माह बाद हालात ठीक होते नज़र आएंगे। अब तो हालात बड़े बुरे हो गए हैं, फंसते जा रहे हैं, कंटेनर फंसे हुए हैं, शिपिंग नहीं क्लियर नहीं हो रही, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। ख़ुद वज़ीर ख़जाना इस बात का इकरार कर रहे हैं कि डॉलर्स जो है स्मगल हो रहे हैं, हमारे पास नहीं है। तो अब हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, उसमें इन हालात को बिगाड़ने में या रोज़ बरोज़ बिगाड़ने में इमरान खान साहब का भी हाथ है। वो एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे हैं, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक जो है यकीनन माशी हालात के साथ होता है। जब हालात को आप मुसलसल डिस्टर्ब रखेंगे तो ये चीज़ें होंगी, मगर इसके साथ साथ इस हुकूमत की जो इस हवाले से कामयाब ना होने की बात है उसको मैं तस्लीम करता हूँ कि अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, और इस लोगों को वो रिलीफ नहीं दे पाए जिसका हमने वादा किया था। कामरान मुर्तज़ा साहब, असम्बली तहलील करना क्या ये सिर्फ ख्वाहिश पे हो सकती है, या आईने पाकिस्तान की रोशनी में आपको इसका जवाज़ पेश करना पड़ता है? अगर कोई जवाज़ पेश किया जाता है तो क्या उस जवाज़ को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है? देखिए, उस जवाज़ को जो है वो यकीनन अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। ये इख्तियार यकीनन वहाँ के CM का या यहाँ पे वफाक में PM का होता है, मगर इसका कोई ऐसा जवाज़ मौजूद होना चाहिए कि जिसको जो है कोई डाइजेस्ट कर सके। इस बात पे कि जी चूँकि जो है ना इमरान खान साहब को जो है वो कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है वो असम्बली का तहलील कर देना, मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा जवाज़ नहीं है। और फिर अगर 2 वज़रा आला को दाएं और बाएं बिठा के ये कहा जाए कि जी असम्बली तहलील कर देंगे, और एक ऐसा शख्स कहे जिसका उस असम्बलियों की तहलील के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरा ख्याल है ये मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है। ये मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है, जवाज़ ऐसा पेश किया जाना चाहिए जो हजम भी हो सके। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।